हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल व्हाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों मैं हूं साजिद और आज फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने एक नई क्लास के साथ। दोस्तों आज की क्लास का टाइटल और थंबनेल आप सभी देख चुके होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लास 10th सामाजिक विज्ञान और दोस्तों आज हमारा चैप्टर नंबर 8 होगा लोकतंत्र की चुनौतियाँ। दोस्तों आज हम लोकतंत्र की चुनौतियों से संबंधित आज मैं सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो के अंदर हल कराऊंगा। जो भी लोकतंत्र की चुनौतियों से संबंधित पिछले 10 साल में क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, वे सभी 10 साल के क्वेश्चन मैं आज आपको इस वीडियो के अंतर्गत यानी हल कराने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और इस वीडियो कर दो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले एक प्यार सा कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके जाना कि वीडियो कैसी लग रही है और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर और दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी कर देना। दोस्तों यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 आप सभी जानते हैं कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं यानी 2023 में यानी 16 फरवरी से शुरू हो रही है हमारी। 16 फरवरी से हमारी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही है दोस्तों। इसमें हमारा क्लास 10th होगा और सामाजिक विज्ञान यानी जिसे आप एसएसटी बोलते हो। क्लास 10th होगा, सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी होगा। चैप्टर नंबर 8 होगा लोकतंत्र की चुनौतियाँ। दोस्तों लोकतंत्र की चुनौतियों से संबंधित आज हम सभी क्वेश्चन इस वीडियो के अंतर्गत हल करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन 2012 से लेकर 2022 तक की बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। दोस्तों सभी वे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो 2012 से लेकर 2022 तक की बोर्ड परीक्षा में पूछे गए यानी पिछले 10 साल के क्वेश्चन ही होंगे दोस्तों आप सभी ये भी जानते हैं कि हमारे चैनल पर कक्षा 10 और कक्षा 12 के कंप्लीट सिलेबस की तैयारी कराई जा रही है, वो भी चैप्टर वाइज। यानी कक्षा 10 और कक्षा 12 के कंप्लीट सिलेबस की तैयारी कराई जा रही है चैप्टर वाइज। दोस्तों चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो दोस्तों सभी की तैयारी कराई जा रही है। तो दोस्तों अगर आप उन सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को भी दबा के रखिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वे सभी वीडियो का लिंक मैं दे रहा हूँ, वे सभी वीडियो वहाँ से देखकर जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों टारगेट 3 मार्च 2023 70 नंबर बिल्कुल पक्के। दोस्तों हम बात करते हैं 3 मार्च की कि 3 मार्च को हमारा टारगेट है कि हम 3 मार्च को जो हमारा सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा दोस्तों उसमें हम 70 में से 70 नंबर लेकर आए। तो दोस्तों टारगेट 3 मार्च होगा और हमारा 70 नंबर का टारगेट होगा दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे लोकतंत्र की 3 चुनौतियों का उल्लेख करो। यानी लोकतंत्र की 3 चुनौतियों का उल्लेख करो। लोकतंत्र में कौन कौन सी चुनौतियां हैं उनका उल्लेख करें। 2015, 16, 17 में पूछा गया दोस्तों लोकतंत्र की 3 चुनौतियों का उल्लेख करो 2015, 16, 17। तो नंबर 1 सांप्रदायिकता यानी सांप्रदायिकता धर्मांधता को जन्म देती है। यानी जो सांप्रदायिकता होती है वो धर्मांधता को जन्म देती है जिससे समाज में अनेक प्रकार के उपद्रव तथा दंगे होते रहते हैं जिससे सांप्रदायिकता की भावना में बहकर मतदाता अपने मत का सही प्रयोग नहीं करता है। तो दोस्तों लोकतंत्र की चुनौतियां यानी लोकतंत्र के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं उनका उल्लेख करने को कह रहा है। तो पहला है कि सांप्रदायिकता यानी सांप्रदायिकता धर्मांधता को जन्म देती है। जो सांप्रदायिकता होती है वो किसे धर्मांधता को जन्म देती है जिससे समाज में अनेक प्रकार के उपद्रव तथा दंगे होते रहते हैं जिसमें समाज में अनेक प्रकार के उपद्रव तथा दंगे होते रहते हैं। सांप्रदायिकता की भावना में बहकर मतदाता अपने मत का सही प्रयोग नहीं करते। नहीं सांप्रदायिकता की भावना में बहकर जो मतदाता होते हैं वो अपने मत का सही प्रयोग नहीं करते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना सबसे पहले लोकतंत्र की चुनौतियों में सांप्रदायिकता है। दूसरा देखें दोस्तों जातिवाद। आप सभी जानते होंगे कि जातिवाद क्या होता है। दोस्तों जातिवाद यानी जातिवाद जातियों के आधार पर समाज का विभाजन कर देता है। जातिवाद होता है वो समाज यानी जातियों के आधार पर क्या करेगा, समाज का विभाजन कर देगा। जातिवाद समाज के आधार पर समाज का विभाजन कर देता है। समाज में छुआछूत तथा ऊंच नीच की भावना व्याप्त हो जाती है। यानी जातिवाद क्या होता है आप सभी जानते हैं कि जातिवाद जो जातियों के आधार पर समाज का जातियों के आधार पर समाज का विभाजन कर देता है। नहीं सब जिसमें जाति होगी यानी जो जितनी जाति होगी उनमें समाज का विभाजन हो जाता है। समाज में छुआछूत तथा ऊंच नीच की भावना व्यापक का मतलब यानी पैदा हो जाती है। तो दोस्तों अगर एक समाज में बहुत सारे लोग रह रहे हैं तो वे अलग अलग जाति होंगे और अगर उनमें जातिवाद हो गया तो वे क्या करेंगे, उनका विभाजन हो जाता है जिससे समाज में छुआछूत तथा ऊंच नीच की भावना व्यापक यानी पैदा हो जाती है। और तीसरा है कि निरक्षरता का मतलब दोस्तों जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते निरक्षरता लोकतंत्र के लिए अभिश्राप है। निरक्षरता लोकतंत्र के लिए अभिश्राप है। निरक्षर व्यक्ति अपने दायित्व, कर्तव्य तथा अधिकारों का सही प्रयोग नहीं कर सकता। यह मतदान प्रक्रिया को भी प्रभावित करती है। दोस्तों जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं होगा वो किस तरह से अपने दायित्व यानी उसके ऊपर क्या दायित्व हैं, उसके क्या कर्तव्य हैं तथा अधिकार यानी उसके सरकार यानी क्या अधिकार है उन्हें नहीं समझ सकता। तो दोस्तों ध्यान रखना कि
दायित्व, कर्तव्य तथा अधिकार, ये तीन चीज़ ऐसी हैं, यानी दायित्व, कर्तव्य और अधिकारी, इन तीनों चीज़ों को जो वो नहीं समझ सकता, नहीं निरक्षर यानी जो ना पढ़ा लिखा हो इन सभी चीज़ों को नहीं समझ सकता, यह मतदाता प्रक्रिया को भी प्रभावित करते हैं। दोस्तों जो निरक्षर होते हैं वो किसी को भी अपनी वोट कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना कि निरक्षर जो लोग होते हैं ये मतदान प्रक्रिया को भी प्रभावित करते हैं। नहीं, मतदान प्रक्रिया में भी यही इनका वोट ऐसे ही जाता है, ये मतदान प्रक्रिया को भी प्रभावित करते हैं। दोस्तों जब लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे तो वो किसी को भी वोट दे देंगे, लेकिन जब पढ़े लिखे होंगे तो दोस्तों वो एक सही और अच्छे ईमानदार और पढ़े लिखे आदमी को ही वोट करेंगे। अब देखते हैं दोस्तों तीसरा कारण, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निर्धनता के कारणों का उल्लेख करें। 2018 और 19 क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में निर्धनता जो है, निर्धनता का मतलब ये जो गरीब है उसके कारणों को उल्लेख करें, उसके कौन कौन से कारण है कि भारत में लोग निर्धन यानी गरीब हैं। तो नंबर 1, ब्रिटिश शासन ने भारत के लघु एवं कुटीर उद्योग धंधों को चौपट कर दिया था। ये जो अब से पहले हमारे 1947 से पहले जब हमारे देश पर अंग्रेजों का अधिकार था तो उन्होंने क्या करा था, ब्रिटिश सरकार ने भारत के लघु एवं कुटीर उद्योग धंधों को चौपट कर दिया था। नहीं, कुटीर उद्योग जो धंधे थे उन्हें बिल्कुल खत्म कर दिया था। इसलिए भारत में गरीबी तथा बेरोजगारी निरंतर बढ़ती चली गई। इसलिए भारत में क्या हुआ, इसलिए भारत में गरीबी और बेरोजगारी रोजाना यानी निरंतर बढ़ती चली गई। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर कम होते रहे हैं। व्यक्ति अधिकांशतः कृषि मजदूर होते हैं जिनकी आय बहुत कम होती है, तो ध्यान रखना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर कम होते हैं। नहीं, जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ रोजगार यानी ज़्यादा रोजगार नहीं होता। व्यक्ति अधिकांशतः कृषि मजदूर होते हैं। जो व्यक्ति होते हैं वो अधिकार क्या होते हैं, वे अधिकांश यानी कृषि मजदूर होते हैं, जिससे उनकी आय जिनकी आय बहुत कम होती है, जिनकी यानी जो आय होती है वो बहुत कम होती है। तीसरा, निरक्षरता, परिवार का एक बड़ा आकार, उत्तराधिकार कानून तथा जाति व्यवस्था कुछ ऐसे सामाजिक कारण हैं जिनसे गरीबी से पीड़ित व्यक्ति को संख्या कम नहीं हो पाई है। तो दोस्तों एक बार और समझिए, यानी ब्रिटिश सरकार ने वो कह रहा था गरीबी यानी गरीबी भारत में निर्धनता है, जो गरीब है उसके कारणों का उल्लेख करें। तो ब्रिटिश सरकार ने भारत के लघु और कुटीर उद्योग धंधों को समाप्त कर दिया। दोस्तों जो छोटे छोटे धंधे थे उन्हें ब्रिटिश सरकार ने बिल्कुल बेकार कर दिया, समाप्त कर दिया था। इसलिए भारत में गरीबी तथा बेरोजगारी निरंतर बढ़ती चली गई। इस वजह से भारत में गरीबी और बेरोजगारी यानी निरंतर बढ़ती जा रही है। नंबर 2, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर कम होते हैं। यानी जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं दोस्तों वहाँ काम करने के अवसर क्या होते हैं, वे कम होते हैं। जब व्यक्ति अधिकांशतः कृषि मजदूर होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं वो अधिकांशतः क्या वे ज़्यादातर कृषि मजदूर होते हैं जिनकी आय बहुत कम होती है। इनकी आय क्या होगी, इनकी आय बहुत ज़्यादा कम होगी। नंबर 3, निरक्षरता, परिवार का बड़ा आकार, उत्तराधिकार कानून तथा जो निरक्षरता, परिवार का बड़ा आकार यानी जो अनपढ़ लोग होंगे उनका बड़ा आकार, उत्तराधिकार यानी अपने उत्तराधिकार के लिए कानून तथा जाति व्यवस्था कुछ ऐसे सामाजिक कारण हैं जिनसे गरीबी से पीड़ित व्यक्ति की संख्या कम नहीं हो पाई। यानी इससे जो गरीबी से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या बिल्कुल भी कम नहीं हो पाई है। तो दोस्तों यानी इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है कि एक तो ब्रिटिश सरकार का है, दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी के अवसर, और तीसरा है निरक्षरता, यानी परिवार जो निरक्षरता होती है, जो यानी कम पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके बारे में। दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, अगले पेज पर। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष, यानी जो भारतीय लोकतंत्र है उसके समक्ष क्या क्या चुनौतियाँ हैं, किन्हीं 8 को लिखो। यानी भारतीय लोकतंत्र के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं, किन्हीं 8 चुनौतियों को लिखो। दोस्तों 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, यानी भारतीय लोकतंत्र के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, किन्हीं 8 को लिखो, यानी किन्हीं 8 चुनौतियों को लिखो। 2022 में क्वेश्चन आया था। तो वर्तमान में भारत लोकतंत्र के समक्ष भी निम्नलिखित चुनौतियां हैं, यानी वर्तमान में भारत लोकतंत्र के समक्ष भी क्या निम्नलिखित चुनौतियां हैं, जिन चुनौतियों को दोस्तों अब हम पढ़ेंगे क्या कौन कौन सी चुनौतियां हैं। नंबर 1, सांप्रदायिकता। दोस्तों सांप्रदायिकता मैंने अभी आपको पढ़ाया कि जो जातियों में यानी सांप्रदायिकता जातियों में आदमी को बांट देती है। फिर यानी सांप्रदायिकता, दोस्तों सांप्रदायिकता मैं आपको दिखा दूँ कि हमने सांप्रदायिकता यहाँ पढ़ी थी। सांप्रदायिकता धर्मांतर को जन्म देती है, जिससे समाज में अनेक उपद्रव तथा दंगे पैदा होते रहते हैं, और सांप्रदायिकता की भावना को में बहकर मतदाता अपने मत का भी सही प्रयोग नहीं करते। दोस्तों ये हो गया। दूसरा नंबर था दोस्तों, दूसरा नंबर क्या है, जातिवाद। क्या है दोस्तों, जातिवाद हो सकता है। जातिवाद यानी लोगों में जातिवाद फैलाकर उन्हें यानी उनका विभाजन कर दिया जाता है। तीसरा निरक्षरता। निरक्षरता भी मैंने आपको पॉइंट पिछले पेज उसमें करा दिया। निरक्षरता का मतलब नहीं दोस्तों जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं उन्हें निरक्षरता यानी वे निरक्षर यानी वे कम पढ़े लिखे लोग होते हैं और उन्हें सही गलत की पहचान नहीं होती। फिर क्षेत्रवाद। दोस्तों क्षेत्र के अनुसार भी लोकतंत्र की समझ की चुनौती है कि जो अलग अलग क्षेत्र में लोग होते हैं वे एक दूसरे के क्षेत्र से जलते हैं या उसके क्षेत्र से यानी इतने ज़्यादा खुश नहीं रहते। तीसरा है निर्धनता। दोस्तों गरीबी भी एक लोकतंत्र की प्रमुख वो है चुनौती है दोस्तों, लोग यानी गरीबी, निर्धनता। फिर लैंगिक असमानता, यानी जो लैंगिक असमानताएं हैं वो भी दोस्तों ध्यान रखें, लैंगिक असमानताएं हैं।
आर्थिक असमानता, लैंगिक असमानता, आर्थिक असमानता दोस्तों, लैंगिक असमानता और आर्थिक समानता, ये भी यानी लोकतंत्र की चुनौतियों के अंतर्गत आता है। और दोस्तों तीसरा जो आता है, जो हमारा 8वां पॉइंट आता है वो भाषावाद। क्या भाषावाद होता है? तो दोस्तों एक बार हम देखेंगे, उसने कही थी भारतीय लोकतंत्र के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, किन्हीं 8 का उल्लेख करो। 2022 में क्वेश्चन आता, तो वर्तमान में भारतीय लोकतंत्र के समक्ष भी निम्नलिखित चुनौतियां, यानी वर्तमान में भारत सरकार जो भारत का लोकतंत्र है उसके समक्ष भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। अब दोस्तों कौन कौन सी चुनौतियां वो मैंने बता दी। सांप्रदायिकता है, जातिवाद है, निरक्षरता है, निरक्षरता के बाद क्षेत्रवाद है, फिर निर्धनता है, लैंगिक असमानता है, आर्थिक असमानता है, भाषावाद है, यानी भाषावाद है। ये सभी यानी असमानताएं हमारे बीच में फैली हुई हैं। अब दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 4 कह रहा है। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए एक आवश्यक दशाओं का वर्णन करो। यानी भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए एक आवश्यक दशाओं का वर्णन करो। यानी भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए एक आवश्यक दशाओं का, यानी भारत की जो लोकतंत्र में इतनी सफलता है उसके लिए एक आवश्यक दशाओं का वर्णन करें। तो दोस्तों 2012, 15, 19 और 20 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दशाओं और शिक्षा और साक्षरता में वृद्धि, यानी लोकतंत्र को जागरूक नागरिक ही सुदृढ़ बना सकता है। यानी जो लोकतंत्र होता है उसे जो जागरूक लोग, यानी जो पढ़े लिखे लोग हैं वही उसे यानी अच्छे तरीके से चला सकते हैं। जागरूक तथा अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति सजग नागरिक ही उत्तम शिक्षा की व्यवस्था कर सकता है। यानी जो जागरूक हो और अपने अधिकारों और कर्तव्य के प्रति जो सजग, यानी वो जो अपने कर्तव्य के प्रति यानी एकदम खड़ा रहने वाला हो, नागरिक हो, उत्तम शिक्षा की व्यवस्था कर सकता है। अतः सरकार, यानी जो सरकार है, अतः सरकार तथा स्वयंसेवी, जो सरकार है और स्वयंसेवी संस्थाओं को इस ओर ध्यान देना चाहिए। सरकार और स्वयंसेवी को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा की मात्रा के साथ साथ उसकी गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जाने की आवश्यकता है। यानी शिक्षा के साथ साथ में उसकी गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है। यानी शिक्षा के साथ साथ उसकी गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है। अब दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में आर्थिक असमानता क्यों बढ़ती है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में आर्थिक असमानता क्यों बढ़ती है, लिखिए। यानी लोकतंत्र शासन व्यवस्था में आर्थिक असमानता क्यों बढ़ती है, इसके बारे में वो लिखने को कह रहा है। तो दोस्तों यानी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में आर्थिक असमानता के लिए प्रमुख कारण निम्नलिखित है। प्रमुख कारण लिखे जो यानी कारण उत्तरदायी है, निम्नलिखित है या उत्तरदायी है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि उसने पूछा था कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में आर्थिक असमानताएं क्यों बढ़ती है। जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है इसमें आर्थिक असमानताएं क्यों बढ़ती है, इसके बारे में लिखना था दोस्तों। तो दोस्तों लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में आर्थिक असमानता के लिए प्रमुख रूप से निम्नलिखित कारण उत्तरदायी है। कौन कौन से कारण उत्तरदायी है दोस्तों? यानी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए आर्थिक रूप से निम्नलिखित कारण उत्तरदायी है, जिसमें देखते हैं कौन कौन से। एक तो औद्योगिक विकास की धीमी गति, यानी एक तो औद्योगिक विकास की धीमी गति, यानी विकास की जो धीमी गति होती है वो इसके लिए कारण है, यानी औद्योगिक विकास की धीमी गति। दूसरा है जनसंख्या में वृद्धि। एक तो औद्योगिक विकास की धीमी गति, दूसरा जनसंख्या में वृद्धि। तो दोस्तों अगर आर्थिक असमानता, यानी एक तो औद्योगिक विकास, यानी जो हमारा जो औद्योगिक विकास है वो इतनी तेजी से नहीं हो पा रहा है, यानी जो हमारा विकास है, यानी हमारे उद्योग धंधे हैं या हमारा बिजनेस है इतनी तेजी से नहीं चल पा रहा। दूसरा जनसंख्या में वृद्धि, यानी और जो जनसंख्या में वृद्धि है दोस्तों वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, दिन पे दिन बढ़ती जा रही है दोस्तों। हमारी अब की बार जो जनसंख्या काउंट होगी अब की बार वो चीन से भी ज़्यादा पहुंच जाएगी। तो दोस्तों एक तो औद्योगिक विकास की धीमी गति होगी, दूसरा जनसंख्या में वृद्धि है दोस्तों, इन 2 पॉइंट का ध्यान रखना। और तीसरा है कि धन का असमान वितरण, यानी धन का असमान वितरण, यानी दोस्तों जिसे धन दिया जाना चाहिए उसे धन नहीं दिया जाता और जिसे दिया नहीं जाना चाहिए उसे धन दिया जाता। तो दोस्तों धन का असमान वितरण भी इसके अंदर आता है, धन का असमान वितरण। चौथा आता है उदारवादी अर्थव्यवस्था। उदारवादी अर्थव्यवस्था भी इसके अंतर्गत आती है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि उसने पूछा था कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में आर्थिक असमानताएं क्यों बढ़ती है। जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है उसमें आर्थिक असमानताएं क्यों बढ़ती हैं, इसके कारणों का उल्लेख करें। तो दोस्तों लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में आर्थिक असमानता के लिए प्रमुख रूप से निम्नलिखित कारण उत्तरदायी है। जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है उसमें आर्थिक असमानता के लिए प्रमुख रूप से निम्नलिखित कारण बढ़ते हैं, उत्तरदायी है। नंबर 1 औद्योगिक विकास की धीमी गति। जो औद्योगिक विकास की धीमी गति इसके लिए एक तो प्रमुख कारण है, नहीं हमारा औद्योगिक विकास इतनी तेजी से नहीं हो पाता। दूसरा जनसंख्या में वृद्धि, नहीं जनसंख्या में वृद्धि यानी लगभग जनसंख्या में वृद्धि होती जाती है। धन का असमान वितरण, जो धन होता है वो धन का असमान वितरण होता जाता है, यानी धन को यानी एक आदमी से दूसरे आदमी पर यानी जिसको धन चाहिए उसे नहीं मिलता। और तीसरा है कि दोस्तों उदारवादी अर्थव्यवस्था। उदारवादी अर्थव्यवस्था भी इसका लिए एक प्रमुख कारण है। तो दोस्तों आपको मैंने इससे
जो हमारा चैप्टर नंबर 8 था लोकतंत्र की चुनौतियां, दोस्तों इससे संबंधित मैंने आपको वे सभी क्वेश्चन करा दिए जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण होने वाले थे। तो दोस्तों आई होप कि आपको क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलना। और दोस्तों हाँ, एक प्यार सा कमेंट बॉक्स में टाइप करना मत भूलना कि ये वीडियोस आप सभी को कैसी लग रही है, समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, या जो भी है आप दोस्तों मुझे अपना कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके जाना। और दोस्तों हाँ, अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो लेना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में जाकर टाइप कर सकते हैं कि सर हमें इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो दे दें। तो दोस्तों मिलते हैं और किसी वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद।